हेलो एवरीवन, आकाश हियर। आई होप सब कोई अच्छे होंगे इस फ्राइडे इवनिंग में। तो आज मैं एक नई कंपनी के साथ आया हूँ एंड इस कंपनी का नाम है मनोज सेरामिक्स। तो अगेन हम लोग सेम फैशन में ही सब डिस्कस करेंगे, एंड टू एंड चीज़ें। पहले डिस्कस करेंगे कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये किस में डील करती है, क्या करती है। एंड देन इसका हम लोग बिज़नेस समझेंगे, कहाँ से क्या रेवेन्यू आ रही है, क्या स्प्लिट है, ये सब समझेंगे, कहाँ से ये लोग माल सोर्स करते हैं। एंड टू एंड चीज़ें जानेंगे, ताकि मैं ये इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि क्या चीज़ें हैं। मतलब मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो इसलिए बताता हूँ तभी ताकि आप एक एंड टू एंड चीज़ें समझ सको, उसके बाद आप डिसीजन ले सको कि बिजनेस कैसे है, बिजनेस को वैल्यूएट कर सको। उसके बाद नंबर्स पे मैं आता हूँ, देन वैल्यूएशंस वगैरह, एंड बीच में हम लोग P2P एनालिसिस भी कर लेंगे, मतलब पीयर्स के संग कंपेयर कर लेंगे कि ये कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। तो ये मेरा मोटिव रहता है कि आपको पूरा एंड टू एंड चीज़ें समझाऊँ। ऐसा ये नहीं रहता है कि हाँ मैं डायरेक्ट वैल्यूएशन या नंबर या ऐसा कुछ बता दूँ कि आप बाय कर लो, सेल कर लो। ये मेरा मोटिव नहीं रहता है, क्योंकि मैं एनीवेज ऐसे मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ये मेरा स्टाइल भी नहीं है। एंड मेरा कोई टिप्स देने का वो भी नहीं रहता है। मेरे को बस एडुकेट करना है कि मेरे को एक कम्युनिटी क्रिएट करना है जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग बिजनेस डिस्कस कर सके। हम लोग बिजनेस पे डिस्कस कर रैदर देन डायरेक्ट वैल्यूएशन पे जंप करना, या रैदर देन एक टिप्स कम्युनिटी बना। तो मेरा ये वैसा नहीं है। मैं एडुकेशन क्रिएट करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हूँ, और मेरे को जो समझ आता है, मैं जिस हिसाब से बिजनेस को वैल्यूएट करता हूँ, मैं वैसे ही बताता हूँ। तो चलिए, काफ़ी ज्ञानबाजी हो गई, अब शुरू करते हैं। तो कंपनी का नाम है मनोज सेरामिक्स। तो एज द नेम सजेस्ट, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सेरामिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स वगैरह, ये सब के बिजनेस में, सैनिटरी वेयर, प्रीमियम चीज़ें, ये सब के बिजनेस में, राइट। एंड ये मोस्टली ये लोग क्या करते हैं, और ये लोग का मोस्टली मेरे को जितना समझ है, ये काइंड ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस में, मतलब ये खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स को पकड़ते हैं, ये इनसे बनवाते हैं माल अपने ब्रांड के अंदर। आई थिंक 90% इनका जो भी ये सेल करते हैं, ये इनके खुद के ब्रांड के अंदर आता है, मनोज के ब्रांड के अंदर। ब्रांड का नाम मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, इन्होंने आई थिंक कहीं हाईलाइट ऐसे नहीं किया है। बट हाँ, ये अपने ब्रांड के अंदर 90-95% सेल्स करते हैं, 5% में भी बाकी जगह से करते होंगे। बट हाँ, जब इन्होंने कंपनी शुरू की थी, जो इनकी पीपीटी में लिखा हुआ है, एंड पीपीटी में ऐसे लिखा हुआ है कि पहले ये बाकी कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली सबसे माल खरीदते हैं, अकॉर्डिंगली अपना बनवाते हैं जैसा डिमांड दिख रहा है। मे बी एनालिटिक्स यूज़ करते होंगे, या जो भी बेस्ड ऑन डिमांड सिनेरियो, कलर्स वगैरह निकाल के जो भी करके ये लोग बनवाते हैं माल, देन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड इनका अगेन B2B से अराउंड 80-85% सेल आता है, 80% ले लेते हैं, बाकी B2C से आता है। B2C में इनके कुछ रिटेल स्टोर्स हैं अलग अलग जगह पे, मुंबई हो गए, थाने में हो गए, देन आई थिंक कोई भिंडवानी करके एक जगह है, मतलब 4-5-6 जगह में करते हैं। थाने में, अपर थाने में है, तो कुछ 7 शोरूम्स हैं इनके। एंड B2B भी है। B2B में आपके हो गए मोस्टली बड़े रेसिडेंशियल ग्रुप हो गए, जो कंस्ट्रक्शन ओनर्स हो गए, तो ऐसे ये लोग करते हैं सेल वगैरह, ठीक है। एंड हाँ, इन्होंने ये बताया था कि B2B में मार्जिन इनका करीब 20-25% ऐसे रेंज करता है, एंड B2C में काफ़ी हाई हो जाता है, करीब 30-35, 35-40% भी चल जाता है। तो ये लोग ट्राई करें कि B2C में भी स्कोप कर सकें, ठीक है। एंड अगेन ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, बट एक्सपोर्ट अभी काफ़ी स्मॉल परसेंटेज है, आई थिंक अराउंड 1.5% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, आई थिंक जैन में ही, इन्होंने एक दुबई का सेंटर खोला था, डिस्प्ले सेंटर। तो आई थिंक जैन में ही खोला था, समवेयर अराउंड खोला था इन्होंने। तो दुबई डिस्प्ले सेंटर इन लोग ने क्यों खोला, ये डिस्प्ले सेंटर है, मतलब ऐसा है कि वहाँ पे बस डिस्प्ले होती हैं, चीज़ें दिखाई जाती है, मे भी कुछ सैम्पल्स भी होते हैं, बट बाकी सारे माल यहीं इंडिया से ही शिप होते हैं। तो इसका एक रीज़न है, इन्होंने एक स्ट्रैटेजी ये लगाया कि दुबई में क्या होता है ना, कि बाहर से बहुत अलग अलग जगह से, ईस्ट रीजन से, अफ्रीका से लोग, ये लोग आते हैं वहाँ पे, एंड वहाँ से बिजनेस ये लोग स्केल करने में ईजी होता है। क्योंकि क्या क्या कभी कभी क्या होता है ना, लोग अफ्रीका से इंडिया में भी नहीं आ पाते हैं, वीज़ा इश्यूज़ होते होंगे, कॉस्ट लगती होंगी। एंड दुबई एक बिजनेस हब है। अब हम लोग जितना भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि दुबई में काफ़ी बहुत सारी एडवांसमेंट हो रही है, वहाँ पे लोग अपना ऑफिसेस खोलना चाह रहे हैं, छोटा सा ट्रेड यूनिट खोलना चाह रहे हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजिकली यूनिट हो जाता है कि आप वहाँ पे एक डिस्प्ले सेंटर खोल रहे हो, एंड वहाँ से बाकी वर्ल्ड में भी अपना काइंड ऑफ शोकेस कर रहे हो, एंड उधर से आप ऑर्डर लेके आते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। एंड हाँ, कुछ कुछ चीज़ें और है इस कंपनी के बारे में जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये लोग ने एक AI टूल बनाया है, कुछ AI बना के यूज़ करके बनाया है। एंड आई थिंक ऑगमेंटेड रियलिटी करके कुछ एक बेसिकली टेक यूज़ करके उन्होंने एक टूल बनाया है। उससे क्या होता है ना, कि लेट्स से आप एक B2C कस्टमर, इवन B2B कस्टमर भी हो, आप इनका कॉन कॉल भी पढ़ोगे, तो कॉन कॉल में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने कुछ टाइम पहले पोस्ट भी डाला है X पे, यूट्यूब पे भी डाला है। तो उसमें क्या मैंने पूछा था कि आप ये टूल्स को कैसे यूज़ करते हो। तो क्या होता है ना, कि मतलब ये टूल्स को आप कैसे लेवरेज करते हो। तो क्या होता है, लेट से आपको घर के लिए कुछ टाइल्स खरीदनी है, या B2B
कस्टमर ही हो गए, जो भी बड़े कस्टमर हैं उनको कुछ टाइल्स के ऑर्डर देने हैं। तो आप क्या करते हो ना कि आप विजुअलाइज कर लेते हो, मैं घर का फोटोज़ डालूंगा, मैं देख लूँगा टाइल्स के अलग अलग सेक्शन लगा के, कलर्स लगा के कि कौन सा फिट जा रहा है मेरे बाकी बैकग्राउंड के संग, बाकी होम के साथ, डेकोर के साथ कैसा लग रहा है। तो ये एक डिसीजन बनाने के लिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है। एंड आप घर बैठे बैठे एक मन बना सकते हो कि हाँ ये मे बी ये टाइल्स मैं लगाऊंगा, ये मार्बल की चीज़ें लगाऊंगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा टूल मुझे लगा। आई थिंक ये काफ़ी कंपनीज़ भी यूज़ करती है। आई थिंक फर्निशिंग कंपनीज़ हो गई, होम डेकोर वाली कंपनीज़, लिव स्पेस वगैरह, ये सब काफ़ी, आई थिंक होम लेन वगैरह, आई थिंक ये लोग यूज़ करते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इससे कन्वर्जन बढ़ती है कि आप टेक भी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड अगेन हाँ, एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा। ये आई थिंक ऑन कॉल से मैं उठा के बोल रहा हूँ, क्योंकि बिज़नेस समझाने में हेल्प हो रहा है हम लोगों को। तो मैंने इन्हें पूछा था, क्वेश्चन पूछा था मैंने कॉन में, आप देखोगे तो कॉन में मेरा नाम भी दिखाई देगा, आकाश करके। तो वो मैंने पूछा था कि इनडायरेक्टली मैंने उन्हें ये पूछने की कोशिश किया था कि आप माल, मतलब जो भी आप प्रोक्योर करते सामान, आप डिस्ट्रीब्यूटर से क्यों लेते हो, आप खुद क्यों नहीं बनाते, बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि आप एक बात सोचो ना, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हो तो आपकी मार्जिन बढ़ जाती है, राइट। तो इन्होंने ये बताया था कि क्या होता है ना कि अभी जो भी ये मार्बल की, ये जो भी ये टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर की जो बिज़नेस है, ये ना धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकली चेंज होती रहती है, मतलब हर कुछ टाइम में अपग्रेडेशन आ जाती है। तो हम लोग अगर केपेक्स कर देंगे ना, तो मतलब इन्होंने ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला था कि हम लोग केपेक्स कर देंगे। इन्होंने बोला था कि अभी हम लोग का मोट ये हो जाता है ना कि हम लोग किसी से भी, जो भी अभी नया प्लांट खुल रहा है ये सब चीज़ को लेके, टेक्नोलॉजी नया अपडेट करके, हम लोग उससे डायरेक्ट माल ले लेते हैं। तो कल को मेरे को अगर कोई और अगर अच्छा वेंडर मिल जाएगा तो मैं उससे माल ले लूँगा, कल को मेरे को वो अच्छा लगा तो मैं उससे माल ले लूँगा। तो ये मेरे हिसाब से ना एक एसेट लाइट बिजनेस हो जाता है। तो आप ऐसा समझो ना कि ये एक काइंड ऑफ ट्रेडिंग कंपनी तो बोलने के लिए है, बट ये मोस्टली मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी। फॉर एग्जांपल आप लेके चलो कि आपके पास डिमांड आ रही है खरीदने के लिए, तो आप क्या करते हो ना कि आप उससे माल उठाए, आपने डिज़ाइन किया अपने ब्रांड के नाम पे, मार्केट किया, देन बेच दिया। उससे आपने माल लिया, कुछ अच्छा लगा, उसके बाद फिर आपने कुछ चेंजेस किए, मार्केटिंग किया, ब्रांडिंग किया, देन आपने उसको सेल कर दिया। बट अगर जो ट्रेडिशनल केपेक्स वाले बिजनेस को लेके देखोगे, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके हिसाब से क्या होता है ना कि कैपेसिटी चेंज होती रहती है हर कुछ टाइम पे, तो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हो जाता है। तो इसको मैं एक और लिंक करूँगा पॉइंट के साथ। अगर आप बाकी कंपनीज देखोगे, लेट्स से कजारे देख लो या सोमानी देख लो, तो इनका ग्रोथ देखोगे ना कुछ सिंगल डिजिट में आता है, कुछ 0.5%, 2%, 6%, विदिन 5% ही मैंने मोस्टली देखा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बट अगर आप मनोज का देखोगे, मैं नंबर्स बाद में डिस्कस करूँगा, बट मैं टीजर दे देता हूँ, कुछ इन्होंने 23% का सेल्स ग्रोथ किया था। तो आप खुद सोचो कि 23% आप क्यों ग्रोथ कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास आप इन्वेंट्री वैसा ले रहे हो जो आप बेच सको सामने, मतलब आप डिमांड लेट इन्वेंट्री खरीद रहे हो विदाउट कैपिटल ज़्यादा लिए लगाए। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी इस कंपनी के बारे में। तो और इसके साथ इन्होंने एक और चीज़ बताया, तो केपेक्स का तो सीन नहीं है ज़्यादा, बट इन्होंने बताया कि एक न्यू केपेक्स इन्होंने किया है, बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है स्टोन कटिंग में। तो मार्बल स्टोन कटिंग जो होती है, और हाँ, पहले ये मार्बल के पहले एक और चीज़ बताते हैं ना, इन्होंने एक और चीज़ बताया था कि जब भी टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट नहीं, क्या बोला जाए, कि टेक्नोलॉजी जब स्टैगनेंट हो जाती है, जब आज ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखता, ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखते, तब बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना सेंस बनता है। बाय बैकवर्ड इंटीग्रेशन आई मीन कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उससे पहले जो आप लेट्स से आप कहीं से प्रोक्योर कर रहे हो, तो बैकवर्ड चीज़ें हो गई, तो उसका आप मशीनरी बैठाना, उसका प्लांट बैठाना, वो होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन तब बनाना सेंस बंद करता है, तब बनाना सेंस करता है जब सब कुछ स्टेबल हो गई हो, जब ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा, सब कुछ स्टैगनेंट हो गई हो, तब आप बनाओगे। तो आपके खर्चे क्या होंगे कि एक फिक्स हो जाएंगे, अब देन 5 6 7 साल में आप नया नया मतलब मशीनरी चेंज करते रहो एज पर जैसे भी डिप्रिशिएशन होती रहती है, वियर एंड टियर होती रहती है। सिंस अगर बार बार टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहेगी, तो आप एक केपेक्स कर दोगे तो सेंस नहीं बनेगा, काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हो जाती है, और स्मॉल कंपनी भी है ना, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती इतना सारा कैपिटल एक बार में इन्फ्यूज़ करना। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट हाँ, स्टोन कटिंग जो ये लोग नया बिजनेस में घुसे हैं, जैन या अगस्त में ही आई थिंक इन्होंने एंट्री किया है। उन्होंने बोला 2 3 महीना पहले ही उन्होंने प्लांट बैठाया है। तो ये क्या करते हैं कि जो हाई एंड मार्बल हो गए, स्टोन मार्बल हो गए, तो इसमें काफ़ी अलग अलग कलर की स्टोन्स आती है, मार्बल्स आती है। तो ये B2C कस्टमर्स को मोस्टली ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, फिनिश करेंगे, काटेंगे, ब्लॉक बनाएंगे, देन इसको सेल कर देंगे। इसमें काफ़ी मार्जिन हाई होता है। तो आप देखो ना, उन्होंने ये भी फैक्ट ये बताया कि इसमें काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल अब अपग्रेड का कोई ज़्यादा सेंस बचा नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लिया। एंड इन्होंने बोला कि आगे जाके हो सकता है कि हम लोग बाकियों के लिए भी स्टोन कटिंग, पॉलिशिंग, ब्लॉक बनाना में भी डील कर सकते हैं। ये बस इन्होंने ऐसा हिंट दिया, ऐसा कुछ नंबर्स नहीं बताए। तो ये मुझे अच्छा लगा कि ये इन लाइन विथ वॉट एवर दे आर सेइंग, तो सेंस भी मेक कर रहा है। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा इसके बारे में। बाकी चलिए नंबर्स पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर्स तो काफ़ी भयानक आया, मज़ा आ गया। तो इन्होंने कुछ 82 CR के लिए 82 CR का सेल्स किया, विच इज़ अराउंड 23% सेल्स ग्रोथ फ्रॉम पास्ट ईयर। पास्ट ईयर उन्होंने किया था 66 करोड़ से। अब आप देखोगे, इतने दिन से आप मुझे अगर फॉलो कर रहे हो,
और मैंने कुछ 8-10 वीडियो ऑलरेडी डाले हैं, तो मैं करीब करीब 50-60% वाले 100% वाले ही कंपनीज को टारगेट करा था। बट ये 25% ग्रोथ वाली कंपनी को मैं क्यों टारगेट कर रहा हूँ, 30% टू बी वेरी एग्जैक्ट। तो मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि इस कंपनी मैंने पहले भी ऑलरेडी बता चुका है इसमें कि कजारिया हो गया या सोमानी जो कि लीडर्स हैं यहाँ पे सिंगल डिजिट ग्रोथ आ रही है। तो आप सोचो सिंगल डिजिट वाले जो भी पूरे इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी है जो 25-30% से ग्रो कर रही है, तो हाईलाइट तो आई होगी ना, राइट। तो इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ कि पूरे इंडस्ट्री में जहाँ ग्रोथ इतनी दिख नहीं रही है और ये कंपनी 25-30% का ग्रोथ कर रही है। इनफैक्ट उन्होंने गाइडेंस भी दिया है कि पूरे साल हम लोग आई थिंक 3 ईयर्स तक, नेक्स्ट 3 ईयर्स तक 25-30% तक ग्रो करते रहेंगे। अब इन्होंने 25-30% बोला बट इन्होंने क्या 23%, तो आपको लग सकता है कि मिस कर दिया, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा। क्या हो रहा है कि ना फर्स्ट हाफ इनको ना थोड़ा डल टाइप रहता है, क्वार्टर 1 रहती है वो तो सबसे ज़्यादा डल रहती है, ठीक है। और सेकंड क्वार्टर मतलब फर्स्ट हाफ उतना नहीं रहता है, थर्ड और फोर्थ जो क्वार्टर रहती है ना वो सबसे हाईएस्ट रहती है इनकी सेल्स वाली। तो आप सोचो ना कि 23 से ज़्यादा मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में करने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाता है, तो करीब करीब मिनिमम एंड पे लेते हैं तो मेरे को आराम से लगता है 25 ये लोग कर देगी। इनफैक्ट इन्होंने एक और गाइडेंस दिया था कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में इनका टारगेट है 1% अराउंड एक्सपोर्ट होगा, 20% ले जाने को। तो आप सोचो जब एक्सपोर्ट आएंगी, एक्सपोर्ट में मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उधर से भी ग्रोथ आएंगी, राइट। और अभी तो एक्सपोर्ट शुरू ही नहीं हुआ है। दुबई डिस्प्ले सेंटर जो इन्होंने बनाया है वो बस नेसेंट स्टेज में, आई थिंक वो उससे शायद रेवेन्यू भी नहीं आ रही, मुझे लगती है आधा 1% आ रही होगी टोटल ओवरऑल एक्सपोर्ट्स मिला के। तो एक चीज़ अच्छा लगा। इबिटा पे बात करते हैं। इबिटा इन लोगों ने किया करीब करीब 13.5%, 13.6% कह रहा हूँ, और लास्ट ईयर था 13.75। इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। तो अगेन आप सोचो ना, ऑपरेटिंग लेवरेज तब मिलती है जब आपकी कॉस्ट फिक्स रहती है। इनकी कॉस्ट अभी क्या है, सैलरी होगी, थोड़े से ऑपरेशन होंगे मे बी, थोड़ी सी कुछ चीज़ें फिक्स होगी, राइट। तो मैंने बताया था एक ऑपरेटिंग लेवरेज का मैंने वीडियो, केपेक्स ऑपरेटिंग लेवरेज और ये सब के शूट किया था मैंने कुछ टाइम पहले, आप देख सकते हो उसको जाके। तो इसमें फिक्स कॉस्ट तो ज़्यादा है ही नहीं ना, आपकी कुछ है ही नहीं फिक्स कॉस्ट, प्लांट मशीनरी वगैरह कुछ है ही नहीं ज़्यादा, आप तो बस लेते हो सामान और बेच देते हो। तो इसमें स्केल तब आएगी ना जब आप बहुत सारा सामान लोगे और आप उसको कॉस्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे, देन आप बेचोगे, तब आपको मिल सकती है। या फिर आपको एक्सपोर्ट बढ़ जाए या फिर आप B2C में ज़्यादा शिफ्ट कर दो, तब आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकते हैं यहाँ पे। तो ये अभी आई थिंक मे बी आगे जाके बढ़ जाए, अभी तो मेरे को अच्छा लग रहा है। बट आप पैट देखोगे ना, पैट आपका बढ़ गया करीब करीब 34% से। अब इस साल इन्होंने किया 6.8 का 6.78 का सॉरी 5.53 का पैट किया, लास्ट ईयर का था 4.1। तो पैट परसेंटेज इनका बढ़ गया 34%। अब क्या होता है ना, इबिटा से अगर हम लोग फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिसिएशन हटा दें तब पैट बढ़ जाती है। तो फाइनेंस कॉस्ट जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो हल्का सा बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा। डिप्रिसिएशन भी थोड़ा सा बढ़ा। तो आप खुद सोचो ना, डिप्रिसिएशन कहाँ से होगी जब उनके पास प्लांट ही नहीं है, ये तो बस माल खरीदते और बेच देते हैं, एसेट लाइट बिजनेस है। थोड़ा सा डिप्रिसिएशन एक्स्ट्रा आया क्योंकि इन्होंने आई थिंक स्टोन कटिंग वाला बिजनेस शुरू किया, आई थिंक उससे ही आया होगा या मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में आ जाए। बट हाँ, दिस आई रियली लाइक अबाउट दिस कंपनी। एक और आई थिंक कॉनकॉल से मैं क्वेश्चन उठाता हूँ। कॉनकॉल में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई है। इन्वेंट्री आई थिंक लास्ट ईयर कुछ पूरे साल की थी FY25 की 50 करोड़, इस बार फर्स्ट हाफ में ही 15 करोड़ हो गई। तो अब ये कंसर्निंग लगेगा कुछ लोगों को, बट मुझे तो मज़ा आ रहा है सुन के, क्योंकि आप सोचो एक तरह आप बोलो कि सेकंड हाफ काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। एंड आपने पूरे साल के जो इन्वेंट्री थे 50 करोड़ जो आपने रख के रखे थे, इस बार आपने फर्स्ट हाफ में ही ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा, उससे 20% ज़्यादा, करीब करीब 60 करोड़ 59 करोड़ टू बी एग्जैक्ट आपने ऑलरेडी ले लिया, आप इन्वेंट्री रख के रखोगे। इससे समझ आ रहा है कि कंपनी क्या कर रही है, उनको डिमांड दिख रही है, तभी उन्होंने सब कुछ इन्वेंट्री रख के रख लिया। एंड अगेन ये इसको भी दिखा रहा है ना कि 23% ग्रोथ आई है, तो सेकंड हाफ में तो और ज़्यादा ग्रोथ आएगी, राइट। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये ही एक चीज़ हो जाती है, मार्केट इग्नोर कर देता है मेरे हिसाब से। तो आप इनका मार्केट भी जाके देखो, आई थिंक 2024 जैन में ही इनका IPO आया था, तब से स्टॉक पूरा डल है, स्टॉक कुछ गिर नहीं रहा, हिल मतलब गिरा हुआ ही है, इनफैक्ट ज़्यादा बढ़ा नहीं है, ऑलमोस्ट रेंज बाउंडेड वॉल्यूम नहीं है। तो मेरे को लगता है मार्केट इसको अभी तक रिकग्नाइज ही नहीं किया। तो ये एक चीज़ हो जाती है। ट्रेड रिसीवेबल जो है ये भी बढ़ गए हैं, बट कंपनीज़ के लिए आई थिंक ओके है, क्योंकि इन्होंने क्या किया ना कि जितने भी रिसीवेबल्स हैं उसके 90% जो भी वैल्यू होते हैं उसके लिए इन्होंने वो कर लिया, इंश्योरेंस ले लिया। तो आई थिंक उस एंड से भी ये लोग फिक्स हैं, मतलब कुछ ऐसा इश्यूज़ मुझे दिख नहीं रहा कि पैसे तो आ ही जाएंगे। देन इन्होंने बताया था कि B2B तो मैंने कवर कर लिया है। टारगेट, हाँ इन्होंने बताया था कि डेटर डेज जो है, डेटर डेज आई थिंक 169-70 डेज ऐसा कुछ, 170 डेज है। ये बोल रहे हैं कि 20-25 डेज और कम कर देंगे। आई थिंक दैट नॉट एन इशू, छोटी कंपनी है तो उनके पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं रहती है, अकॉर्डिंगली उनको उसी टर्म्स में बड़ी कंपनीज के संग जो B2B डीलर्स हैं उनके संग वैसे ही डील करना पड़ता है। आई थिंक दैट इज़ ओके, दैट इज़ नॉट एन इशू फॉर मी। एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, B2C सेल्स कंपटीशन सब कुछ हो गए हैं, डिमांड मैंने बोल दिया है। बाकी तो ये ठीक है। चलिए वैल्यूएशन थोड़ा कर लेते हैं दूसरे कंपनीज के साथ और फिर पीयर टू पीयर एनालिसिस कर लेते हैं, देन इसके ऊपर वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो पीयर टू पीयर में बता देता हूँ, कजारिया मैंने खोल लिया जैसे फॉर एग्जांपल। कजारिया कब देखोगे, आज का करंट पी, हम लोग वैसे फॉरवर्ड पे बात करते हैं लेकिन करंट और फॉरवर्ड इसका सेम ही आ जाएगा। करंट पी आपका 42 दिख रहा है। अब क्वार्टर सेल्स देखोगे ना,
लास्ट 4 क्वार्टर से कुछ नहीं, आधा % का इस बार ग्रोथ आया, उससे पहले 0.6%, 1%, 0.34%, तो कुछ ग्रोथ है ही नहीं। मार्जिन इनके भले ही ज़्यादा 18% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिख रही है, आई थिंक उसका तो 30-35% था, वो काफ़ी ज़्यादा है, बट ठीक है, कुछ दिख ही नहीं रहा। 42 का अब क्या ही ग्रोथ, फॉरवर्ड भी देखो तो वही 40-45 का ही पी आएगा। तो सिंस बड़ी कंपनी है, ब्रांड वैल्यू है, तो स्टॉक उस प्रीमियम पे वैल्यू ट्रेड कर रहा है, बट ठीक है। सोमानी का भी देख लो, 30 का आज का करंट पी है, अगेन इसका भी ग्रोथ 2.8%, 4.4%, तो ग्रोथ है ही नहीं। तो अब सोचो ना, पूरे सेक्टर में जब मार्केट लीडर ही ग्रोथ नहीं दे रहा है और छोटी कंपनी 25-30% ग्रोथ कर रही है, तो काफ़ी वैल्यूएशन तो काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव हो जाता है ना। वैल्यूएशन एक्चुअली डिस्कस कर लेते हैं, तब आपको समझ आया कि अट्रैक्टिव हो जाएगा। इनफैक्ट एक और कंपनी है, मैं बता देता हूँ, पीआर इसकी, एक नेटको करके कंपनी है, वो रिसेंटली थोड़ा सा ग्रोथ दिखा रही है, बट वो आपको लग रहा है ग्रोथ है, बट है नहीं। इन्होंने अभी 60% का ग्रोथ किया, बट ऑपरेटिंग मार्जिन नेगेटिव है, ऑलमोस्ट लॉस मेकिंग है। अदर इनकम से इन्होंने प्रॉफिट लेके आया है, लास्ट 3-4 क्वार्टर से कर रही है, बट ओवरऑल आप देखोगे लास्ट 10 साल पहले ये जो निटको करके कंपनी थी, कुछ ये करती थी 800 करोड़ का सेल 2014 में, अभी 2025 में इन्होंने 300 करोड़ का सेल किया, तो ओवरऑल देखो डिग्रोथ ही हुआ है, अभी ट्रैक्शन गेन करिए, बट हाँ, इट्स टू अर्ली टू से, इसको भी ट्रैक करना पड़ेगा। मनोज का वैल्यूएशन पे बात कर लेते हैं। मनोज की आज की करंट पी है 12, चलो पी करंट का हटा दो, अभी आज की मार्केट कैप है 150 करोड़, 150 करोड़ मार्केट कैप है। इस बार उन्होंने प्रॉफिट कर लिया है करीब करीब 6 करोड़ का, 5.5 या 5.8 मैंने बताया था, 6। नेक्स्ट क्वार्टर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेम ही आ जाएगा, अगर बेसिक एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि सेम ही आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वार्टर ज़्यादा होता है। फिर तो 12 करोड़ ले लेते हैं, 12 करोड़ बाय आप 150 करोगे ना, तो कितना आता है, 150 बाय 12 हो जाती है करीब करीब 12.5, 12-13 की पी पे अवेलेबल है। आप सोचो मार्केट लीडर 30-40-50 का पी कमांड कर रहे हैं विद जीरो ग्रोथ, यहाँ पे 25-30% की ग्रोथ आ रही है और आपको फॉरवर्ड पी 12 की मिल रही है। इनफैक्ट आज की भी पी 11.80 है, अगर आप जाके स्क्रीन पे देखोगे, तो मेरे हिसाब से तो डील काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। बाकी आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, आपको कैसे ट्रैक करना है, आपको वॉच लिस्ट में डालो, देखो, समझो, कंपनी के बारे में पढ़ो, कॉन कॉल पढ़ो, कॉन कॉल पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। जो कॉन कॉल पढ़ के मुझे समझ आया कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट कब करना चाहिए, तो ये मुझे काफ़ी मज़ा आया आज इंटरेस्टिंग पढ़ के। तो बाकी तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है वैल्यूएशन। एंड अगेन आप देखोगे तो कंपनी में ज़्यादा वॉल्यूम है नहीं, छोटी कंपनी है, एसएमई कंपनी है, लॉट में लेना होता है तो काफ़ी रिस्की भी हो जाता है। आप अपने हिसाब से लीजिए, मैं आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, मैं से भी एनालिस्ट भी नहीं हूँ, से भी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, तो या टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एंड एज आई ऑलवेज से कि डू योर ओन रिसर्च, आप समझिए, साथ में एंगेज होते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, एक साथ ट्रैक करते हैं। आप पहले ट्रैक करिए, देन आपको समझ आता है तो आप अकॉर्डिंगली अपना कॉल लीजिए, आपको समझना है, पढ़ना है, क्या करना है। सो या ऑन दैट नोट आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बट ये आज इधर तक रखते हैं। थैंक यू।